चलिए भाई, इस चैप्टर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। जो हमारा लक्ष्य है फिजिक्स को फील करके समझना, वो लक्ष्य कायम रहेगा हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, और चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे चैप्टर की थ्योरी हो। इस चैप्टर की थ्योरी को भी हम फील करके समझेंगे, वास्तव में इसका कहाँ उपयोग हुआ है, या इसका उपयोग होके क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारे आसपास बनी हुई है और हम देख नहीं पा रहे हैं उसका। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, मतलब वास्तव में इस चैप्टर को समझने का काम करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वैद्युत स्थितिकी का। ठीक है। बहुत एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बोर्ड एग्जाम में अपना 5 नंबर का स्थान बना के चलता है। कम से कम इस चैप्टर में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे उसके साथ कोई क्या हो, न्यूमेरिकल हो। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा अच्छे से समझना है, हमें फील करके समझना है इसके एक एक पॉइंट को। ठीक है, एक एक टॉपिक को, डेरिवेशन को अच्छे से समझना है, सब कुछ एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। देखो, आपको हर बार बताया जाता है कि चैप्टर का नाम जो है वो कुछ सोच समझ के रखा जाता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता, इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी जो होगी, इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं वैद्युत धारिता के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत धारिता हमारा चैप्टर है, और इसमें हमें पढ़ना भी किसके बारे में है? वैद्युत धारिता के बारे में ही हमें पढ़ना, वैद्युत धारिता के बारे में ही हमें क्या करना है? अध्ययन करना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगर मैं इस चैप्टर का वास्तविक मतलब आपको समझाना चाहूं, वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, देखो मैं दोनों ही मतलब आपको समझाऊंगा। किताबी भाषा में इसकी परिभाषा कैसे डिफाइन की गई है, और वास्तव में वैद्युत धारिता क्या है, ये दोनों ही तरीके आपको बता के चलेंगे। समझिए। अच्छा, अगर आपने फिजिक्स के कुछ चैप्टर शुरुआत के पढ़े हैं तो आपको पता है वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। जहां भी फिजिक्स में आप वैद्युत शब्द देख लोगे तो समझ जाओगे कि किसकी चर्चा हो रही है? आवेश की चर्चा हो रही है। जहां भी ये धारिता शब्द देखोगे तो धारिता शब्द का मतलब है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। वैद्युत मतलब आवेश, और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ोगे या कंबाइंड करके बताओगे तो आपको एक बात निकल के आएगी, साहब आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक सीधी लाइन में एक मतलब निकल के आया कि आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। अब दिक्कत का विषय यह है, अब दिक्कत का विषय यह है कि आवेश को धारण कौन करेगा? आवेश को धारण कौन करेगा? तो शुरुआती चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ है वो वैद्युत के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ वैद्युत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक को बोलते हैं चालन, तो चालक, एक को बोलते हैं अचालक, और एक को बोलते हैं अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक, 3 तरीके के आपको पदार्थ बताए। बहुत साधारण सी भाषा में आपको समझाया जाए कि चालक किसे कहते हैं, तो जिनमें बहुत आसानी से क्या आ जाता है? करंट आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? और जिनमें बिल्कुल करंट नहीं आता, जिन पदार्थों में, उसे हम क्या कहते हैं? और जिनमें करंट बहुत थोड़ा सा आता, बहुत थोड़ा सा करंट आता, थोड़ा सा करंट। ठीक है, बहुत थोड़ा सा करंट आता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। हमारे पास 3 तरीके के पदार्थ प्रकृति में नॉर्मल देखने को मिलते हैं। एक जिनमें करंट आ जाए, एक जिनमें करंट बिल्कुल ना आए, एक जिनमें बहुत थोड़ा सा करंट आ जाए। हालांकि आपको फर्स्ट चैप्टर में यह भी बताया था कि चालकों में करंट क्यों आता है, अचालकों में करंट क्यों नहीं आता, और अर्धचालकों में थोड़ा सा करंट क्यों आता है। चाहो तो इसे अलग से भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यह पहले बताया गया है कि पदार्थ में चालक क्या है, अचालक क्या है, और अर्धचालक क्या है। इन्हीं के आधार पर हम इस चैप्टर में वैद्युत धारिता जो शब्द है उसको हम ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत धारिता तो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही है, लेकिन इसमें यूज होने वाले पहले जो 3 पदार्थ के जो 3 प्रकार है उन्हें हम फिर दोबारा से समझ लेते हैं। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इन्हें ढंग से सीखने का काम किया था। नॉर्मल हम किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी सबस्टेंस की, तो आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है।
अगर हम किसी भी पदार्थ को यहां दिखाएं तो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से इस तरीके से मिलकर बना है। ये रहा, प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये रहा साहब। अगर वास्तव में आपको फिजिक्स समझ में आ गई तो फिर आप इसमें कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा इस सब्जेक्ट में वो बिल्कुल हाई रहेगा। देखो, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। ठीक है साहब, बहुत सारे परमाणु किसी पदार्थ में, और ये परमाणु मिलकर क्या बना लिए? कोई पदार्थ बना लिए। अगर मैं किसी एक परमाणु की बात करूं तो परमाणु आपने पढ़ा है एक ऐसा भाग होता है गोलाकार, जिसके केंद्र पर कौन होता है? नाविक, जिसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसा ही पढ़ा है कि नहीं? न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। और इसके चारों तरफ वृत्ताकार क्या होती है? कक्षाएं। उन वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते रहते हैं? अगर अगर गौर से देखा जाए तो परमाणु के भीतर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और कौन है? प्रोटॉन है, और कौन है? अगर इन तीनों के बारे में एक एक लाइन समझी जाए तो साहब इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश उदासीन होता है। और दोनों के आवेश आपस में क्या होते हैं? बराबर। दोनों के आवेश आपस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक धन है एक ऋण है, लेकिन दोनों के आवेश आपस में क्या होते हैं? बराबर होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, हमें इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, प्रत्येक पदार्थ में परमाणु है, परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु की कंडीशन देखा जाए, परमाणु थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, और जब तक चीजें अच्छी नहीं बने तब तक मजा नहीं आता। बढ़िया से बनाते हैं। ये रहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाविक कहते हैं, और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आपने केमिस्ट्री में, शुरुआत की केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, बल्कि हाई स्कूल में भी ये बताया जाता है कि अगर परमाणु की बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को अगर बाह्य स्रोत से थोड़ी सी क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्याग कर कहां निकल आता है? बाहर। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्याग कर कहां निकल आता है? और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को, परमाणु की कक्षा को त्याग कर बाहर निकल आया, तो बेटा अभी इसे परमाणु में नाविक के चारों ओर चक्कर काटने पड़ रहे थे, अब ये बाहर निकल आया तो अब गति करने के लिए स्वतंत्र है, अब ये जहां इच्छा होगी वहां गति कर सकता है। तो पहली बात, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु से कहां निकल आते हैं? बाहर। तो बेटा मेरे पास ये पदार्थ है जिसमें बहुत सारे परमाणु हैं। अगर इन बहुत सारे परमाणु में बहुत सारे परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल गई, बाहर से ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो हीट, ऊष्मा। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के दिन है, तो लगभग टेम्परेचर 30, 32, 40, 45, 42, 43 इतना छू जाता है कि नहीं छू जाता? तो इतनी हीट के कारण किसी पदार्थ के परमाणु को इतनी हीट मिल जाए तो वो परमाणु अपनी कक्षा को त्याग कर, वो परमाणु में से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा को त्याग कर कहां निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रहते पदार्थ के भीतर ही है, लेकिन परमाणु से कहां निकल आते हैं? बाहर। थोड़ा रेड पेन से कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से कहां निकल आते हैं? बाहर, लेकिन रहते किसके भीतर है? पदार्थ के भीतर। लेकिन ये परमाणु चलने फिरने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। चलने फिरने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक। आप चालक बोले तो इसमें आसानी से क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अचालक। अर्थात उसमें करंट नहीं आएगा, उसमें करंट नहीं आएगा। तीसरा, अर्धचालक। तो अर्धचालकों का अलग है। तीसरा क्या है? अर्धचालक। अर्धचालकों का अलग सेटअप है। अर्धचालकों का सेटअप यह है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम, बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें जो करंट है वो भी, ठीक है, करंट का वैल्यू जो है वो भी बहुत क्या होता है? कम होता है। करंट का वैल्यू भी बहुत क्या होता है? कम होता है। अब जब बात चल ही रही है
जब हम कह ही रहे हैं कि फिजिक्स को हमें फील ही करा के आपको समझाना है, तो फिर एक बात से दूसरी बात पे अटकाने का भी काम नहीं करना। जैसे हमने कहा कि पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो वो चालक, पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो अचालक, थोड़े हो तो अर्धचालक। लेकिन दिक्कत का विषय ये है कि किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, और किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। ये तीन बातें तो निकल के आई। जैसे एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन खूब ठीक ठाक है, एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं? तो चलिए और थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको लेके चलती है। केमिस्ट्री में जितने भी आपने तत्व पढ़े, तत्वों को आपने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? पहला भाग था उसमें धातु, और दूसरा भाग क्या था? अधातु। वो तीसरा भाग था उपधातु। तो बस जितनी भी धातुएं हैं वो सब चालक कहलाती है, और जितनी अधातुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अचालक कहलाती हैं। और जितनी भी उपधातु हैं वो लगभग क्या कहलाती हैं? अर्धचालक। क्या कहलाती हैं? एक आध अपवाद भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन उसमें करंट आ जाता है। ग्रेफाइट में करंट आता है कि नहीं आता? अरे जो आपकी कच्ची पेंसिल देखी होगी, उसमें जो अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है, उसमें आसानी से करंट आ जाता है। हाँ, ग्रेफाइट किससे कहते हैं? आप किसका आंसर देना चाह रहे हो? किसे कहते हैं? कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, कार्बन जैसा ही एक रूप होता है, जैसा अपर रूप कहते हैं, जो पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेंसिल का अंदर वाला जो पार्ट है ब्लैक, जो छीलते हैं उसकी नुक निकालते हैं, वो वाला पार्ट ग्रेफाइट होता है। लकड़ी वाला पार्ट नहीं, अंदर अंदर वाला पार्ट। अगर आप उसे देखोगे तो उसमें करंट आ जाएगा, अगर वायर कनेक्ट करके देखोगे तो बहुत आसानी से उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी है कि एक आध कोई अपवाद है जो हो सकता है, लेकिन जितनी भी धातु है वो सब चालक, और जितनी अधातु है वो अचालक, और जितनी उपधातु है वो क्या है? अर्धचालक। अब समझो इस बात को, बताओ क्या समस्या? टायर ग्रेफाइट का बना होता है, टाइल में क्यों करंट आ जाएगा? टाइल में करंट क्यों आ जाएगा? चलिए, हाँ, चालक की बात करते हैं, चालक की चर्चा करते हैं। अगर एक और बात आपको बता दें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, एक और बात आपको बता दी जाए कि अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के कौन सी कक्षा में? बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और या फिर तीन इलेक्ट्रॉन है, और या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन वाले, दो इलेक्ट्रॉन वाले, तीन इलेक्ट्रॉन वाले, चार इलेक्ट्रॉन वाले, या मूल रूप से एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और 8 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को हम कहते हैं स्थायी तत्व। कौन सा तत्व? स्थायी तत्व। जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम मानेंगे कि ये स्थायी है, ये स्टेबल है। केमिस्ट्री की भाषा में स्थायी उसे माना जाता है जो किसी से कोई रिएक्शन, अगर कोई तत्व स्थायी है, जैसे कि 18वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में अगर तुमने 18वां ग्रुप देखा होगा तो उसे हम क्या अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, और उनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। बाहर की कक्षा पूर्ण रूप से क्या होती है? या तो पूर्ण रूप से भरी होती है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो वो तत्व किसी से कोई रिएक्शन, इसी वजह से उन्हें निष्क्रिय या अक्रिय शब्द से हम पुकारते हैं। उसमें जितनी भी गैस है वो किसी से कोई रिएक्शन, क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब, वो स्थायी हो चुकी है। रिएक्शन कौन करेगा? जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये खूब जबरदस्त रिएक्शन करेंगे। अब आ जाओ, जिनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। जिनके बाहरी कक्षा में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। समझो इस बात को।
मैं एक धातु को ले रहा हूं सोडियम। मैं एक धातु ले रहा हूं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। बहुत आराम से और तरीके से समझ। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोले तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? भारी कक्षा कौन सी मानी जाएगी? ये। इसकी भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? होने कितने चाहिए? है कितना? होने कितने चाहिए? कितने और चाहिए? 7। कोई दे सकता है इसे? 8 चाहिए। 8 में तो एक ही है, आपको 7 और चाहिए। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 8 में से एक ही है हमारे पास। 8 में से कितना है हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन है और 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 7 तो इसे मिलने से रहे। तो फिर ये तत्व क्या करेगा? ये तत्व क्या करेगा? ये अपने भारी कक्षा के इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? और अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसकी भारी कक्षा कौन सी मानी जाएगी? ये वाली मानी जाएगी। क्या 2 इसमें और 6 इसमें, क्या इलेक्ट्रॉन 8 है कि नहीं? और बेटा ये बोला जाएगा Na पॉजिटिव। क्या बोला जाएगा? क्योंकि अगर किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, Na पॉजिटिव। क्वेश्चन भी पूछा जाता है केमिस्ट्री में कि Na ज्यादा स्थायी है कि Na पॉजिटिव ज्यादा स्थायी? तो कौन माना जाएगा ज्यादा स्टेबल? Na पॉजिटिव। क्योंकि Na के भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव की भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मोर देन स्टेबल Na पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ऐसे सोडियम जैसे जो तत्व है वो अपनी भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं घूम रहे, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए बस इसे त्याग दें। तो बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो भैया सोडियम का हमारे पास कोई भी टुकड़ा ले आओ, सोडियम का कोई भी टुकड़ा ले आओ, उसमें भारी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक ठाक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि उसके भारी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वो हल्की सी भी एनर्जी मिल जाए फटाक से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं स्थायी हो जाऊं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वही किसी की बॉडी में अगर कोई कांटा वगैरह अगर अंदर टूट गया है तो फिर क्या, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक हमें रिलीफ नहीं होगा। तो ऐसे ही समझ लो, इसे बाहरी कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये परेशान कर रहा है इसे। और इसी वजह से तुमने सुना होगा कि सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, सोडियम को पानी में डाल दो तुरंत फट जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सोडियम को अगर नॉर्मल धूप में खुले में छोड़ दिया तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, आग लग जाएगी। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप तुमने पढ़ा है, फर्स्ट ग्रुप हेलेना ने की रब से भरे याद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव की कैटेगरी में, सबसे अधिक सक्रिय धातुओं की कैटेगरी में ये पूरा ग्रुप है। सहमत है कि नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। क्यों है हाईली रिएक्टिव? मैंने आपको बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद शांति मिल जाए फिर स्थायी हो जाए। तो रिएक्शन आपसी में क्यों हो रही है और क्या इसका कारण है, ये भी मैंने आपको समझाने का कार्य किया। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं अधातु का। ये तो तुम्हें मिल गया कि धातुओं में ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहां से है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें कहां से आते हैं, ये कारण आपको मिल गया। अब बात करते हैं अधातु। अधातु में एक एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। गिन लो, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। भारी कक्षा ये है। बताओ भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। भारी कक्षा में होने कितने चाहिए? कोई एक दे देगा इसे? सोडियम जैसे तो यही करके डोल रहे, कहां कोई ले जाए? अरे बताओ, सोडियम जैसे एलिमेंट तो यही करने घूम रहे हैं ना कि हमारे ये इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले जाए। तो भाई अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके भारी कक्षा में, अगर आप ये बुद्धि लगा रहे हो कि ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, त्यागेगा नहीं। भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बहुत हो गए। तो फिर ऐसे तत्व अपनी भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे नहीं। पदार्थ जलना चालू हो जाएगा, बहुत हीट देते जाओगे तो निपटवा चालू हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेंगे। तो
अगर अगर क्लोरीन की दृष्टि से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो नेगेटिव। इसमें भी आपसे पूछा जाए कि Cl ज्यादा स्टेबल है कि Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आंसर होगा? तो Cl ज्यादा स्टेबल है कि Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो कौन स्टेबल माना जाएगा? क्योंकि Cl नेगेटिव के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन माने जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आई कि किन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और किन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनकी ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलने ही मिलने हैं साहब। और अगले इलेक्ट्रॉन 5 है, 6, 7 है, तो फिर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना, फिर तो तुम पे तो और चढ़ाए ले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो फिर अधातुओं में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, धातुओं में भरमार होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। अब अर्धचालकों का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अर्धचालक बेटा ऐसे तत्वों को कहते हैं जिनके बाहरी कक्षा में, जिनके कौन सी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इनका एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है, समझो थोड़ा सा अर्धचालक का। अर्धचालक का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। एक अलग तरीके की संरचना बना लेते हैं दुबे जी, एक अलग। हाँ बताओ जडेजा जी। चलिए, तो अलग तरीके की संरचना कैसे बनाते हैं समझो। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। मैं इसका एक थोड़ा सा आपको चित्र दिखा देता हूं। जैसे कि इसके भीतर के ये परमाणु है, ये कोई मेरे पास अर्धचालक पदार्थ है और इसके ये भीतर के क्या है, परमाणु। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4। इसके भी बाहरी कक्षा में है 4, 4, 4। हाँ, अभी तक आपने 2 चीजें पढ़ी, या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, या अपने घर में चोरी हो रही थी, या दूसरे के घर में चोरी करके लेके आ रहे थे। यहां पर थोड़ी सी चीजें होंगी डिफरेंट। यहां पर क्या होगी, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एक साझेदारी वाला बंध, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। सहसंयोजक बंध साझेदारी करके कैसे? जैसे कि ये वाला एटम है, देखो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने? हाँ जी। तो यहां पर क्या होगा, ये बीच वाला जो परमाणु आपको दिख रहा है, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बीच वाला परमाणु क्या करेगा, साझेदारी करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु से, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से। अब नेक्स्ट देखना, 4 तो इसके पास थे ही, 1, 2, 3, 4, 4 और बन गए, 8 है इसके। अब सुनो इनमें कैसे साझेदारी होती है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी परमाणु के चक्कर लगाएगा, और वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी परमाणु के नाविक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, इसके भी नाविक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तभी तो 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ साझेदारी वाले। तो हमारे इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेना, हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेंगे। तो ऐसे बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ऐसे ही ये सभी परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं ऐसे। अरे बताओ, इस तरीके से संरचना बनकर तैयार होती है। अब एक और बात सुन लो, एक बहुविकल्पी का फेवरेट क्वेश्चन ये फेवरेट पूछा जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक है, वो अर्धचालक भी अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। काय की तरह व्यवहार करते हैं? अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक भी अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अर्धचालकों में जो थोड़ा सा करंट आ जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो परम ताप बोला जाता है, परम ताप मतलब एक पॉसिबल ताप,
इस ताप से नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है इस धरती पर। वैसे तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर भी अगर सेल्सियस में देखा जाए तो माइनस के कितना आएगा, 273। तो ये भी एक अनपॉसिबल ही टेम्परेचर है, ठीक है। अगर डिग्री सी में देखा जाए तो माइनस के कितना आएगा, 273। कितना आएगा, 273। तो 273 पृथ्वी को बताओ कहां है टेम्परेचर माइनस के 273, लेकिन फिर भी पॉसिबल हो सकता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर एक पॉसिबल टेम्परेचर है कि इससे नीचे टेम्परेचर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हम परम ताप कहते हैं। कौन सा ताप कहते हैं? तो अगर माइनस के 273 डिग्री सी टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई अर्धचालक है, तो इस अवस्था में इस अर्धचालक के भीतर जितने भी परमाणु हैं उनके सहसंयोजक बंध आपस में जुड़े रहते हैं। और जब सहसंयोजक बंध जुड़े ही रहेंगे तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो फिर अर्धचालक भी काय की तरह व्यवहार करेगा। पेपर उठा के देख लो, इस बार के भी 7 सेट उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बहुकल्पी आपको रखा मिला है। इस बार भी 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक होते हैं तो काय की तरह का व्यवहार करते हैं, अचालक। लेकिन आपको भी पता है 0 केल्विन टेम्परेचर होता नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य कमरे का ताप। तो बताओ कितना होता है कमरे का ताप? सामान्य कमरे का ताप क्या लिख दिया? काल लिख दिया। तो सामान्य कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना होता है? 25 औसतन। अलग अलग पढ़ो, कहूं 27 दे रहा है, कहूं और 25 से नीचे, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और कुछ सहसंयोजक बंध टूटने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इस वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर उपस्थित होते हैं और वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा करंट फ्लो करवा देते हैं। अब एक बात और परेशान कर रही होगी, भाई साहब को बहुत परेशान कर रही है। भाई साहब ने 2 नींदें ले ली हैं, कुछ खिलवाएं? बताओ, कुछ पियोगे? हाँ चलिए। अब समझे आप बात को? यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करें। कहां थे हम? कमरे के ताप पर हमने कह दिया कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से मुक्त हो जाते हैं, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, इस वजह से कुछ धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक समस्या आ रही है, अब बार बार एक बात चिल्ला रहे हैं कि साहब करंट करंट करंट। देखिए करंट है क्या? वैसे तो अगले चैप्टर में हम करंट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ, करंट को सब पत्ते खोलेंगे अंदर तक, सब पहले माइंड खोलेंगे, फेफड़े खोलेंगे, किडनी खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे करंट का। है? लेकिन फिलहाल आपको करंट का हल्का सा मतलब समझा देते हैं जिससे कि आप यहां पर जो करंट शब्द यूज हो रहा है उसका मतलब समझ पाए। देखो करंट शब्द नहीं होता फिजिक्स में, होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बोले तो वैद्युत और बेटा करंट बोले तो धारा। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत। देखो बेटा, जहां भी वैद्युत शब्द देख लो उस वैद्युत शब्द का मतलब होता है, जहां भी आप वैद्युत शब्द देखोगे तो उस वैद्युत शब्द का मतलब क्या होता है? आवेश। और धारा का मतलब है धारा। धारा शब्द का हिंदी में अगर अर्थ निकालोगे तो धारा शब्द का मतलब है किसी चीज का एक निश्चित दिशा में चलना। किसी भी चीज का एक निश्चित दिशा में, जैसे कि नदी में पानी एक निश्चित एक डायरेक्शन में बहता, तो हम कहते हैं नदी की धारा। नदी की तो धारा शब्द एक जनरल शब्द है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष शब्द है जो हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं। एक सामान्य शब्द है जिसका मतलब है एक निश्चित दिशा में चलना। पानी का बहाव एक निश्चित दिशा में चल रहा है तो पानी की धारा कह रहे हैं। अब धारा शब्द का मतलब है किसी भी चीज का एक निश्चित दिशा में चलना, एक निश्चित। अरे अंग्रेजी तो कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर होती जा रही है। निश्चित दिशा में चलना, निश्चित दिशा में चलना। अभी भी गलत है? कौन सा पीएचडी कराया हिंदी में? हाँ, एक निश्चित दिशा में क्या करना? चलना। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके पढ़ोगे आप,
आवेश का एक निश्चित दिशा में चलना या गति करना ही क्या कहलाता है? देखो, आवेश, जब भी आवेश की बात हो तो फिजिक्स में ज्यादातर आवेश किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। या तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर निकल जाएंगे तो धनावेश, आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब काम हो रहा। तो अब आप यहां समझो, आवेश का मतलब है, एक तरीके से यहां पर हम समझेंगे आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एक खुद का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो बेटा, अगर करंट को आपको बहुत साधारण सी भाषा में किसी को भी बताना, किसी को भी समझना या खुद वास्तव में समझना, जैसे हमारे घर में करंट आ रहा और कोई पूछ ले कि क्या आ रहा है करंट में, वास्तव में करंट में क्या आना चाह रहा है हमारे घर पे, तो वास्तव में करंट क्या है कि जो हम घर पर जो वायर कनेक्ट करके लेके आए, अभी भाषा में कहे तो जो डोरी लेके आए, वायर जो लेके आए, उस वायर में कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कहीं ना कहीं वायर काय का होता है? कॉपर का। काय का होता है? सिल्वर का। और काय का होता है? चांदी का। किसके घर पर चांदी का वायर है? कौन भाई साहब महाराजा फैमिली से बिलोंग कर रहा है? किसके पूर्वज मुगल साम्राज्य के बादशाह रह चुके हैं? हाँ, चलिए, हम कहते जरूर हैं कि जो चांदी का वायर होता है उसमें सबसे अच्छा करंट बहता है, बिना एनर्जी लॉस के करंट सबसे अच्छा किसमें बहता है? सिल्वर के में। लेकिन सिल्वर इतनी महंगी है कि आप उसे अफोर्ड, अरे भाई, वो क्या बोलते हैं, पैरों की तोड़ियां बनवाने के लिए तो दिक्कतें हो रही हैं। चांदी कितना पहुंच चुकी है? 2.5 लाख 3 लाख रुपए किलो के आसपास पहुंची। 1 किलो चांदी ले आएंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए आपको पे करना होगा। और जो वायर का बंडल है, जो 90 मीटर वाला बंडल है, वो मेरी शायद में आराम से 2-2.5 किलो का 3 किलो का होता होगा। तो लो साहब, एक बंडल ही कितने का हो गया? 8-9 लाख रुपए का हो गया। और 1000 फुट 1500 फुट के मकान में कम से कम 15 बंडल खर्च हो जाते। 15 से 20 बंडल खर्च हो जाएंगे। आप लगा लो आंकड़ा, एक बंडल 8 लाख का, 15 का मल्टीपल कर दो, 1 करोड़ से ऊपर का सेटअप हो गया। 15 × 120। हाँ, चलिए, तो वायर जनरली कॉपर का होता है। कॉपर का वायर हम इस वजह से लेते हैं, एक तो इसमें करंट का लॉस भी कम होता है, करंट की एनर्जी बहुत कम लॉस होती है, और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा भी अभी महंगा है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, अभी अफोर्डेबल है। ठीक है, पर ग्राम की कीमत इसकी कितनी चल रही है? पर किलो की कीमत अभी भी कितनी चल रही है? 1500-1600 चल रही, भाई साहब बता रहे। ये शेयर मार्केट के अच्छे खासे क्या है, गया था वो, सही कह रहा है। 1500-1600 से एकदम से अप हो गई है, 1500-1600 के आसपास पहुंची, सही बोल। वैसे शेयर मार्केट देखते हो कि वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ जाती है? हाँ, अब इधर देख लीजिए, अब इस बात को समझो, हमारे घर में कॉपर की वायरिंग है। कॉपर एक क्या है? धातु। और अगर धातु है, अगर मेटल है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर धातु है, मेटल है, तो उसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो हमें पता चली, उस कॉपर में कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा काय के रूप में मिलती है? वोल्टेज के रूप में। काय के रूप में? और जैसे ही उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वायर के भीतर क्या करना चालू कर देते हैं, और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना चालू करते हैं, तो इसी को कहते हैं कि साहब करंट आ गया, करंट आ गया। कौन आ गया? तो वास्तव में करंट क्या है? हमारे घर में जो वायर कनेक्ट करके हम बाहर से लेके आ रहे हैं, उसमें कौन गति करते हुए आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अरे ऑनलाइन वाले, तुम तो वैसे ही तुम तो बिना करंट के भी देख रहे हो। देखो, उस करंट की वजह से ही तो सब कुछ पहुंच पा रहा है सब जगह तक। हाँ भाई, हाँ, तो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? करंट वास्तव में क्या है? करंट किसी भी पदार्थ में कब आएगा? जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो गति कौन करेगा?
तो इसी वजह से आपसे कहा कि चालक वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें करंट आएगा। अचालक वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही हो नहीं तो गति कौन करेगा, कोई नहीं, तो इसका मतलब उसमें कोई करंट। अर्धचालक वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर कुछ ही सेल्सियस जब टूट पाते हैं, और जब बहुत इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है तो जो गति करेंगे तो वो धारा भी बहुत कम कर पाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब इस बात का उत्तर आपके पास प्रॉपर है कि नहीं, कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज नॉन कंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, चालक, अचालक, अर्धचालक विद कारण। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों होते हैं पता, तो क्या कहीं ना कहीं चालकों में जो परमाणु होते हैं उनकी भारी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बहुत आसानी से बाहर से एनर्जी ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते, त्याग देते, और त्याग देते तो वही इलेक्ट्रॉन मुक्त बन जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते। जबकि अचालकों में ऐसा नहीं होता। अर्धचालकों का भी पूरा का पूरा आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बेटा इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रेगुलरली, वैसे तो पिछले चैप्टर से भी सब पीडीएफ है, ठीक है, जो लोग नोट कर सकते हैं वो तो नोट करें, क्योंकि नोट करना एक प्रैक्टिस का ही भाग होता है, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया, एक बार नोट कर लिया तो वो प्रैक्टिस का ही भाग है। जो लोग नोट नहीं कर सकते उन्हें ये पूरी की पूरी जो सामने पीछे जो लिख रहा हूं ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, और पीडीएफ की फॉर्म में आपको कहां मिलेगी, तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम मिल जाएगी, मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, उस पर क्लिक करके वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तव में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो फिजिक्स के हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका हम अगर कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम वास्तव में उनका यूज कर भी सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। तो आज के ये 3 टॉपिक खत्म हुए कि पदार्थ वैद्युत के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैद्युत धारिता वाला चैप्टर अब बहुत अच्छे तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए